इंशाल्लाह वो कभी भी जेल से बाहर नहीं आएंगे और उनको इतने ज़लील उम्र के साथ ज़िंदगी आ सके। उन्होंने मुझे आखिरी बार कहा था कि अपनी बहनों का ख्याल रखना। जितना पुलिस पे इन लोगों का इन्फ्लुएंस था, ताजी खोकर का, फ़ारूक खोकर का, इस बार ऐसा क्या हुआ? क्या मुखालिफ जो थे वो ज़्यादा तगड़े थे कि इस बार सज़ा हो गई? फ़ारूक खोकर है, इनके जो चचा थे हाजी नवाज़ खोकर, मलक रियाज के साथ उनका बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ था। बहुत सारी ज़मीन वो मलक रियाज के कहने पे या मलक रियाज के लिए वो ख़रीदो फ़रोख्त करने में भी हाजी नवाज़ खोकर अहम किरदार अदा करते थे। और तसव्वुर ये किया जाता था कि मलक रियाज जितने ताकतवर हैं उतने ही ताकतवर हाजी नवाज़ खोकर और उनका ख़ानदान भी है। क्या मलिक रियाज की वजह से तो फ़ारूक खोकर जो उनके साथ मुबैना तौर पे कहते हैं काम करते रहे हैं, उनको ये सज़ा तो नहीं मिली? प्लानिंग तो है, प्लानिंग को आप चैलेंज नहीं कर सकते कि कत्ल करना है। ये बिल्कुल भारतीय फिल्म कंपनी की तरह कासिम शाह वहाँ पे उनको फ़ोन करता है कि मैंने तुमसे बात करनी है, और वो उठ के उसके पास गाड़ी में जाता है और मोटर बाइक पे एक शख्स आता है और उस गाड़ी को टक्कर मारता है। अब उसको जब वहाँ पे गोलियां मारी जाती हैं तो फिर उस FIR में उस शख्स का भी नाम, किरदार मशकूक लिखा गया है, जो गाड़ी में साथ बिठाने वाला और फ़ोन करके बुलवाने वाला था। क्या वो डॉन है? कोई भी कितना बड़ा गैंगस्टर हो वो 109 में आएगा, और उसके बचने की वजह भी 109 ही होती है। फ़ारूक खोकर जो हैं उनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है? कभी आपने किसी ऐसे बड़े नामवर गैंगस्टर का सुना है कि उसने बाहर खड़े हुए किसी चौकीदार को चपेड़े मार दी हों? नहीं। ये सबके साथ सर और भाईजान करके पेश जाते हैं। जब भी करते हैं उसकी जान ही लेते हैं। दोस्तों, हाइलाइट्स आपने देखी। आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद हैं मुजाहिद शेख साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। आपने टीवी चैनल पे इनके कई बार शो देखे होंगे, मैंने भी इनके साथ काम किया। 30 साल सहाफ़ती करियर है जिसमें इनके आंखों देखे बेशुमार वाक़यात हैं। आज के पॉडकास्ट में हम असल कहानियों पर बात करेंगे, इनके आंखों देखे वाक़यात और वो कहानियाँ जो आज तक मंजर आम पर नहीं आई या जिस पर ज़्यादा बात नहीं की गई, उसके असल हक़ाइक़ आज के पॉडकास्ट में आप जानेंगे। इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करें, इस वीडियो पर कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें और एक आखिरी रिक्वेस्ट के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शेख साहब, आज से 2 रोज़ कबल हमने देखा कि रावलपिंडी की बाअसर और बड़ी ताकतवर शख्सियत फ़ारूक इम्तियाज़ खोकर को अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी। लेकिन जब सोशल मीडिया पर देखें तो ये बातें भी हो रही हैं कि मलिक रियाज और फ़ारूक इम्तियाज़ खोकर इनका नेक्सस था, बिल्कुल इस तरह से थे। तो मलिक रियाज ऑलरेडी क्योंकि ज़ेर ताब है, उन पर भी केसेस चल रहे हैं, तो इस पादाश में इनका ये फ़ैसला आया, उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। अली, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इस वक्त मलक रियाज जो एक बहुत बड़ी सोसाइटी भी उनकी है, और पूरी दुनिया में उनका जो सोसाइटी के हवाले से और एक ज़मीनों के हवाले से बहुत बड़ा नाम है। किसी दौर में उनको बड़ा मोतबर भी जाना जाता था, और बड़े बड़े सियासी असर व रसूख रखने वाले लोगों में उनका तसव्वुर होता था। और ये जो फ़ारूक खोकर हैं, इनके जो चचा थे हाजी नवाज़ खोकर, उनके साथ समझ लें कि मलक रियाज के साथ उनका बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ था। उसमें कारोबार भी शामिल था, उसमें सियासी ताल्लुकात भी थे, उसमें इलाकाई ताल्लुकात भी थे, क्योंकि वो रावलपिंडी से उनका ताल्लुक़ था, और बैरिया टाउन जो रावलपिंडी में थी उसमें बहुत सारी ज़मीन और जो प्रॉपर्टी थी वो मलक रियाज के कहने पे या मलक रियाज के लिए वो ख़रीदो फ़रोख्त करने में भी हाजी नवाज़ खोकर अहम किरदार अदा करते थे। और तसव्वुर ये किया जाता था कि मलक रियाज जितने ताकतवर हैं उतने ही ताकतवर हाजी नवाज़ खोकर और उनका ख़ानदान भी है। गो के उनका अपना सियासी असर और रसूख भी था, फिर उनका अपना इलाके में भी दबदबा भी था, और ये तासुर किसी हद तक दुरुस्त भी हो सकता है। लेकिन ये कहा जाना कि सज़ा उनको मलक रियाज की वजह से मिली है या मलक रियाज के साथ उनके ताल्लुकात थे, तो शायद इसलिए फ़ारूक इम्तियाज़ खोकर को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है या उम्र कैद की सज़ा दी गई है या जुर्माना हुआ है, ये तासुर किसी हद तक मेरे नज़दीक ये ठीक नहीं है। क्योंकि मलक रियाज इस वक्त आपने जिस तरह से बताया कि ज़ेर ताब है, ज़ेर ताब
क्या है, उनके बहुत सारे केसेस चल रहे हैं उन पर। केसेस चल रहे हैं और वो मफरूर भी दुबई में इस वक्त रहायश पजीर हैं अपनी फैमिली के साथ। उनके नवासे हैं, बड़े लाडले हैं, मलक रियाज के एक नवासे हैं, उनका बड़ा प्यार है उनके साथ। काफ़ी अर्सा पहले वो ये ख्वाहिश का इजहार किया उनके नवासे ने कि वो उनको मिलने दुबई जाए, तो वो नहीं जा सका। फिर उसके बाद वो वहाँ पहुँच भी गए किसी ना किसी तरीके से। नाने की और नवासे की मुलाकात भी हो गई, डिफेंस में उनकी रहायश है। तो ये मामला तो ज़ाहिर है चलते रहते हैं, और केसेस किस बुनियाद पर है ये तो फैसला अदालतों में या अदारों ने करना है, वो भी अनकरीब उनके हकायक जो है वो सामने आ जाएंगे। अब इस केस के साथ जोड़ना किस हद तक दुरुस्त है, मेरे नज़दीक ये ताल्लुक जो है सज़ा का बायस नहीं बना। कत्ल तो हुआ, कत्ल हुआ माजिद सती का। माजिद सती का कत्ल हुआ। आप उसकी एफआईआर उठा के देख लें कि उस एफआईआर में फरूख खोखर जो है वो 109 का मुलजिम, उसमें 109 की दफात शामिल हैं। उसमें जो एफआईआर हुई है उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि हमारी उनके साथ कोई क्या रकाबत थी या उनके साथ क्या मामला था। सुनने में ये बात आती है कि रावलपिंडी में जो एक दूसरे की मुखालिफ पार्टी थी, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, एक दूसरे के हमायती थे, एक दूसरे की हमायत करते थे। और यहाँ तक सुनने में आता है कि बड़े टिकटॉक जो है वो भी बनाए जाते थे कि अगर किसी की ज़मानत उसने माजिद सती ने करवा दी है मुखालिफ फ़रूख खोखर की किसी लोगों की, तो वो टिकटॉक पर भी, क्योंकि ये दोनों लोग जो हैं वो टिकटॉकर के तो दिलदादा थे ही, क्योंकि फ़रूख खोखर वो भी आपको टिकटॉक पे टिकटॉक पे नजर काफी आते थे। वीडियोस आते। और जितने टिकटॉकर और भी दोस्त थे उनके, जिस तरह से वो रजब भट्ट हो गया, रजब भट्ट हो गया, तलहा फिर वो रिव्यूज, शानी टाइगर, शहजाद बहुत भट्टी। सारे लोग थे जो इनके आपस में दोस्त भी थे। अब थोड़ा एफआईआर का बैकग्राउंड जो है वो आप देखें कि उसमें एक शख्स उनको फ़ोन करता है, मिलने जाता है, कासिम शाह उनका नाम है। कासिम शाह वहाँ पे उनको फ़ोन करता है कि मैंने तुमसे बात करनी है, और वो उठ के उसके पास गाड़ी में जाता है। ये जो जो वाक़या एफआईआर में दर्ज है उसके मुताबिक। और उस दौरान देखें, प्लानिंग तो है, प्लानिंग को आप चैलेंज नहीं कर सकते कि कत्ल करना है। ये बिल्कुल भारतीय फिल्म कंपनी की तरह, जैसे वहाँ पे एक मिनिस्टर के साथ एक सिटिंग है, होम मिनिस्टर को कत्ल करना होता है तो वो पूरा गैंग ये सोच रहा होता है कि इसको कत्ल कैसे करना है। इसको मिनिस्टर को ज़ाहिर है ना तो गोली मारी जा सकती है, ना जहर दिया जा सकता है, और मरवाने वाला कौन है? उसी हुकूमत का एक बड़ा बरसर इक़्तिदार और पावरफुल एक मिनिस्टर जो उसकी होता है, जगह पे कल को आना चाहता था, जो उसकी जगह पे आना चाहता है। तो फिर वो प्लानिंग ये करते हैं कि एक्सीडेंट भी तो हो सकता है। फिर वो उसकी गाड़ी, जब वो घर से निकलनी है तो उस गाड़ी में 2 बच्चे बैठ जाते हैं। तो फिर वो जो एक बज़ाहिर दर्द दिल रखने वाला शूटर या डॉन होता है, वो कहता है कि बच्चे साथ हैं, आप इसको मतलब इस असाइनमेंट को कैंसिल कर दे, ना मारें। फिर वो उससे बड़े डॉन से पूछता है कि ये छोटा डॉन जो है वो ये कह रहा है कि आप इस वाक़े को रूनुमा ना होने दें। तो वो कहता है कि नहीं, जो बार बार मौका नहीं मिलता है तो आप कर दें। तो वो ट्रक के ज़रिए एक एक्सीडेंट होता है और उसमें उस फिल्म के किरदार के होम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, मौत वाक़या हो जाती है, और पता ही नहीं चलता कि ये किसकी साजिश थी या किसका था। तो एक्सीडेंट दिखाया जाता है। इस तरह इसी में हुआ कि अब वो एक शख्स जो है वो गाड़ी में बैठा हुआ है और मोटर बाइक पे एक शख्स आता है और उस गाड़ी को टक्कर मारता है। अब जिसकी गाड़ी होती है ना अली साहब, वो तो फिर उसके तो दिल को घबराहट होती है, वो उतरता है तो साथ ही माजिद सती भी उतर के देखता है। तो उसके बाद फायरिंग का वाक़या पेश आ कहते हैं जाता है। नाम लेकर बुलाकर उन्होंने फाइटिंग की, 3 गोलियां मारी। 3 गोलियां मारी। देखें, ये तो एफआईआर का मतन है। पुलिस की तफ्तीश जो है, तफ्तीश वो बहुत बड़े पैमाने पे और हर पहलू पे होती है। 4 साल तक इसकी तफ्तीश हुई है। 2022 का वाक़या है, 2022, और अब ये 2026 आ चुका है। तो अब उसकी तफ्तीश तो खैर पिछले मेरी इतलात के मुताबिक ये फ़ैसला 1-2 महीने पहले भी हो चुका था कि फ़रूख इम्तियाज़ खोकर इसमें गिरफ़्तार करना है। इसकी ज़ाहिर है वो सारी जो शवाहिद हैं, सारी तफ्तीश उसके ख़िलाफ़ जा चुकी थी, तफ्तीश उसके टोटल ख़िलाफ़ थी। अब उसको जब वहाँ पे गोलियां मारी जाती हैं तो फिर उस एफआईआर में उस
शख्स का भी नाम किरदार मशकूक लिखा गया है, जो गाड़ी में साथ बिठाने वाला और फ़ोन करके बुलवाने वाला था। एफआईआर के मतन में है कि उसकी भी हमें किरदार मशकूक लगता है। तो फिर इसका मतलब है कि गाड़ी में बैठे भी तो गोलियां लग सकती थी। हो सकता है वो बेगुनाह हो लेकिन गाड़ी में अगर बैठ के गोलियां तो लगती फिर तो किसी को साथ भी वाले लग को भी लग सकती जाती। थी, फिर किसी को भी लग सकती थी। लेकिन चूंकि अब उसका किरदार एफआईआर में उन्होंने मशकूक लिखा, अब उनके जहन में, उनके दिमाग में क्या था, इसके बारे में हम जो है वो तफ्तीश करने वाले तो बेहतर कह सकते हैं, लेकिन हम एक राय, एक तासुर जो है वो ही दे सकते हैं। बहरहाल पुलिस जो है वो उसके बाद तफ्तीश करती है। अब होता पता क्या अली, 109 में पाकिस्तान की हिस्ट्री में 109 में किसी को सज़ा नहीं हुई। सिवाय जुल्फकार अली भुट्टो के। जुल्फकार अली भुट्टो भी 109 में फांसी के फंदे तक पहुंचे और उनको 109 की दफात के तहत फांसी पे लटकाया गया। और हम देखते हैं ना कि 109 में जब तीफी भट्ट का नाम आता है 109 में बिलाश कत्ल में, तो यही बात पुलिस वालों से मैं भी करता था कि 109 में साबित कैसे करेंगे, तो हमने देखा साबित करने का टाइम ही नहीं आया। 109 में बड़े कोर्टों में साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। तभी तो सीसीडी में साथी छुड़वाने आ जाते हैं। आप ना- वो देख लें सरगोदा का शफकत भट्टी जो है, या तीफी भट्ट देख लें। कोई भी बड़ा आदमी, कोई भी नामवर आदमी, कोई भी कितना बड़ा गैंगस्टर हो, वो 109 में आएगा। और उसके बचने की वजह भी 109 ही होती है, क्योंकि मौके पे मौजूदगी। अगर आप जिस तरह से ये माजिद सत्ती का मर्डर होता है और फ़र्क इम्तियाज़ खोकर अगर मौके पे आप उसको लिख देंगे ना एफआईआर में, फिर आप उसको सज़ा नहीं दिलवा सकते, क्योंकि मौके पे साबित करना पड़ता है। साबित किसने करना है? पुलिस ने, तफ्तीश ने, गवाहों ने, शवाहिद ने, ये सब कुछ उसने साबित करना है। और मुलजिम एली भाई अपनी बना सकता है। बना सकता है मुलजिम। देखें 109 में अगर कोई बंदे का, आपको भी 109 में जो है वो कोई बंदा आपका नाम शामिल कर दे, तो देखें आपकी 109 में शामिल करने के लिए भी तो पुलिस ने तफ्तीश करनी है ना। अब इसमें शूटर्स हैं, पुलिस के मुताबिक के शूटर्स ने इतराफ़ कर लिया, शूटर्स मान गए कि हमें किसने भेजा था। वजहनात जो है ना, कत्ल की वजहनात बड़ी बुनियादी चीज़ होती है। अगर कोई शूटर किसी को कत्ल करता है ना, तो उससे सबसे पहला सवाल ये होता है कि तुमने, वो कहता है जी मैंने कत्ल किया, वो कहता है कि मैंने कत्ल किया है और मैं ही इसका कातिल हूँ। तो उससे दूसरी बात ये पूछी जाती है पुलिस तफ्तीश में कि आप ये बताएं कि आपका इसके साथ वजह अनाद क्या थी, मोटिव क्या था कत्ल करने मोटिव का? क्या था, कत्ल करने की वजह क्या थी। वो कहता जी मैं तो इसको जानता भी नहीं था। आप देखें शूटर, उनको सिर्फ तस्वीर दिखाई जाती है। सैकड़ों लाहौर में और पूरे पंजाब में, लाहौर में तो बहुत ज़्यादा, आपको याद होगा कि बहुत अरसे तक ये शूटर्स का एक बड़ी फहरिस्त जारी हुई थी, जो सीसीडी के क़याम के बाद शूटर जो है वो तितर बितर हो गए, शूटर शूट कर गए। ठीक है, वो क्या था कि घर में बैठे हुए किसी शख्स को किसी से कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉपर्टी का इशू है, जायदाद का इशू है, कारोबारी कोई प्रॉब्लम है, सियासी तौर पे कोई मसला है, तो वो एक शूटर हायर करता था। जो शूटर मैक्सिमम जिनकी तादाद वो है जो आइस मेकर है, जो नशे के आदी हैं, जो चंद रुपयों के लिए जाकर गोली मार के तो कत्ल कर देते थे। इसमें माजिद सत्ती में भी, केस में भी ऐसा ही कुछ है ना, कि देखें दो मोटरसाइकिल सवार जाते हैं और आप मोटरसाइकिल सवार, ये तो तफ्तीश कभी खुलेगी, वो ज़िमनियाँ जो तफ्तीशी ने लिखी हैं, वो जो चालान अदालत में जमा करवाया, तो उसमें पता चलेगा शायद चंद हज़ारों रुपए के फ़ायदे के लिए उन्होंने उस शख्स को कत्ल कर दिया। चलें उसके साथ कारोबारी रकाबत थी या सियासी तौर पे कोई इख्तलाफ था या जो कुछ भी था, तो था तो कत्ल ना, कत्ल तो किया उन्होंने, शूटरों ने किया। अब 109 जो है वो अदालत में बहुत कम है। मैं इस पे बहुत सारे सवालात उठते हैं कि 109 साबित हुई, 109 में वो चालान हुआ, 109 में वो मुलजिम करार पाया तफ्तीश में पुलिस की, तो उसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जो उसको सज़ा दी गई, कितने लाख का जुर्माना, 10 लाख जुर्माना, 10 उम्र लाख कैद। रुपए जुर्माना। 10 लाख तो खैर उनके लिए कोई इतने पैसे हैसियत नहीं रखते हैं, लेकिन उम्र कैद की सज़ा, ये मुझे लगता है कि ये उम्र कैद की सज़ा जो हुई है मुअत्तल हो सकती है। मुअत्तल हो सकती है। हमेशा ऐसे होता हुआ है। हाई कोर्ट में,
हाई कोर्ट में अपील की जाएगी, ज़ाहिर है उसका एक टर्न्योर होता है, उसमें वकील कुछ चीज़ें देखेंगे कि फ़ैसला किस बुनियाद पर किया गया है। पुलिस ने तफ्तीश में कोई अगर ऐसा लकूना, कोई ऐसा नुक्स छोड़ा है तो फिर उसको प्ली बना के डेफिनेटली वकील जो है, वकला जो है, वो उस केस की अपील करेंगे। तो उससे अगर वो कोई बात ऐसी सच अदालत आलिया को साबित होती है कि ये वाकई इसके ऊपर फैसले पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है, तो वो यकीनन उससे हो जाएगा। लेकिन जो तासुर अभी तक आप तक भी पहुंचा, मुझ तक भी पहुंच रहा है कि शायद वो उनका जो है वो मलक रियाज की वजह से ये उनको सज़ा भुगतनी पड़ी है, उनके साथ ताल्लुक़ था। तो मेरा ख़्याल है ये तासुर अभी इस हद तक दुरुस्त तसव्वुर नहीं किया जा सकता। कत्ल तो हुआ, कत्ल के बाद तफ्तीश हुई, 2022 से मामला ये चल रहा है और मेरा ख़्याल है 2022 में तो मलक रियाज साहब खुशहाल थे। हाँ, और जब फारूक होकर FIR जो है ये भी पीपल्स पार्टी में थे। पीपल्स पार्टी में थे। आप देखें ना, पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात जो है मलक रियाज के, वो ज़ाती बुनियाद पर हैं। बिलावल हाउस है लाहौर के बैरिया टाउन में, और म, आपको याद होगा कि शायद एक मियाँ नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान कोई गलत फहमी की बुनियाद जो थी, कोई ताल्लुकात इस तरह के ख़राब थे, तो ये सुलह भी उन्होंने करवाई थी, मलक रियाज ने करवाई थी। कि मतलब पीपल्स पार्टी की तरफ उनका झुकाव जो है, वो सारी सियासी जमातों के वैसे तो वो पसंदीदा है। एक दफ़ा 2005 की बात है कि बहुत बड़ा एक जल्जला आया था, तो तब मुझे याद है कि 5 करोड़ रुपए की इमदाद मलक रियाज ने की थी, और उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब जो थे चौधरी परवेज़ लाई थे। उन्होंने कहा जी ये मलक रियाज साहब ने इतने करोड़ रुपए जो है वो दे दिए, तो वो रफ़ाई काम भी करते रहे। वो एक अलग बात है कि उनके केसेस किस नोयत के हैं, वो तो हमारा उनके साथ केसेस के साथ ना तो कोई लेना देना है, ना उसकी तफ्तीश मैं और आप कर रहे हैं, वो तो ज़ाहिर है उसके इदारों का काम है, वो करेंगे। लेकिन मलक रियाज एक ऐसी पर्सनैलिटी ज़रूर रहे हैं कि जिसको आप ये कह सकते हैं कि भाई सियासी असर व रसूख, सियासी ताल्लुकात उस बंदे जैसे, और एक ऐसे काम के बेशुमार लोग हैं जो हाउसिंग सोसाइटियों के काम कर रहे हैं, सारे इतने कद्दावर नहीं हैं जितना मलक रियाज का माजी में कद रहा है। अब तो वो ज़ाहिर है ज़ेर ताब है, ख़ुद वो शायद इस मुल्क में नहीं आ सकते, जहाँ पे वो रह रहे हैं उन्होंने वहाँ भी हाउसिंग सोसाइटी बनाने का अनाउंस कर दिया कि दुबई में भी बैरिया टाउन जो है वो बनेगी। तो इसलिए ये इसका तासुर ये जो है वो गलत है। अब फ़ारूक होकर की अगर बात की जाए, जिस तरह से आपने कहा था कि मलिक रियाज जो हैं वो समाजी और फलाही काम करते थे, अब फ़ारूक होकर के बारे में भी ये कहा जाता है, मैं BBC पे आर्टिकल पढ़ रहा था कि फ़ारूक होकर जो हैं वो खून अतिया की मुहिम जो है वो चलाते हैं, लंगर खाने जो हैं वो चला रहे हैं, लोगों को राशन देते हैं, लोगों की बड़ी मदद करते हैं। लेकिन एक तरफ ये भी कहा जाता है कब्ज़ा माफिया, डेरेदारी इनकी है, असले की नुमाइश करते हैं, ये माजी में हमने देखा है। अच्छा, इन दोनों चीज़ों को अगर हम अलग अलग पहलू पे देखें तो इसका मतलब थोड़ा सा डिफरेंट। अब आप मुझे ये बताएं कि मलक रियाज भी तो बड़े दस्तरखान हैं उनके सरकारी अस्पतालों में। बिल्कुल। अब मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अभी भी हैं या नहीं है। फिर उनके लंगर खाने भी बहुत थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों, हज़ारों नहीं तो सैकड़ों लोगों को खाना खिलाते हैं। उसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ख़ानदान, बहुत सारी फैमिली हैं। मुझे आप ये बताएं कि जिस बंदे के पास पैसा होगा तो वो वही ये काम कर सकता है ना। अब अगर आप फ़र्क इम्तियाज़ खोखर की बात करते हैं कि वो जो है वो ब्लड डोनेशन का भी काम करते थे, लंगर भी करते थे, राशन भी देते थे। राशन भी देते थे। लेकिन क्या वो डॉन है? डेफिनेटली रावलपिंडी के किसी फ़कीर से भी पूछ लेंगे तो वो आपको यही कहेगा कि ये तो गन्नों वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी जीपें और डेरों की जो है वो नुमाइश टिकटॉकों पे, और इस तरह से। ये तो अल्लाह भला करे क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का कि डाला कल्चर और असले की नुमाइश तक तो चले इन्होंने पाबंदी लगाने में कामयाब हो गए। अब आपको कहीं नज़र तो नहीं आता ना, वरना पहले मतलब क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के से पहले तो ये काम होता ही था उनके डेरों पे और उनके वो घर के बाहर। एक मैं तो वो गेट मुझे याद है बड़ा आपकी मुख्तलिफ मुलाकात किस्म है, आप का। गए हुए हैं?
नहीं, मैं उन तक जो फ़र्रुख इम्तियाज़ है, मेरी उनसे मुलाकात नहीं है। हाजी नवाज़ खोखर जो हैं, उनसे मेरी मुलाकात है। वो एक शादी थी रावलपिंडी में, तो उनसे मुलाकात हुई थी। बड़ा जो है वो सफ़ेद कलर की शलवार कमीज़ पहनकर और सफ़ेद उनकी दाढ़ी, और मतलब उनके साथ भी अच्छे ख़ासे असला बरदार लोग जो है वो मैंने देखे, तो पता लगता था कि कोई वाकई इलाके का चौधरी और कुछ चौधराहट जो है वो आ रही है। तो इसलिए आप ये कहें कि जी वो डॉन डॉन तो वो थे, असर और रसूख तो उनका था। और ये जो तफ्तीश है, कोई 100% गलत तो नहीं ना हो सकती। कुछ ना कुछ तो पुलिस को दौराने तफ्तीश मिला होगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें पुलिस ने अदालत में साबित करनी है ना, तो उनको मुलजिम करार दिया गया। बाकी जो शूटर थे जिन्होंने कत्ल किया, उनको इंटेरोगेट किया गया होगा। सबसे देखें, 109 में सबसे अहम बात ये होती है कि सबसे पहले आप उन मुलजमान तक पहुंचते हैं जिन्होंने कत्ल किया, जिन्होंने गन चलाई, जिन्होंने वेपन का इस्तेमाल किया। अच्छा, इसमें भी कह रहे हैं कि जब मौके पर ये कत्ल किया गया उससे पहले रिकॉर्ड मिला है कि फ़र्रुख खोखर का रब्ता हुआ, कॉल पर बात हुई, सीडीआर में ये सामने आया जो शूटर है उनके साथ। आपने आखिरी सवाल जो है वो पहले कर दिया, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अब आप ये देखें कि सबसे पहले जिन्होंने कत्ल किया, कोई सीसीटीवी कैमरा कहीं पे कुछ कुछ तो मिला होगा ना, किसी मोटरसाइकिल का नंबर, या किसी ने आते देखा होगा, कोई रूट मैप कुछ तो बना होगा ना। सेफ सिटी, चले जहाँ भी दावा करते हैं कि सेफ सिटी का जाल बिछा हुआ है, हमें तो वो जाल में इतने बड़े बड़े सुराग नज़र आते हैं कि वहाँ से हाथी निकल जाए तो इनको पता ही नहीं चलता सेफ सिटी वालों को। लाहौर की सेफ सिटी की बात कर रहा हूँ। चलें, उन्होंने वहाँ पे तलाश कर लिया उन शूटर्स को। उन शूटर्स को पकड़ने के बाद या उनकी तफ्तीश में ये चीज़ तो साबित हुई कि उन्होंने क्यों किया, उनकी वजह देखें। हमारी पंजाब पुलिस चाहे कैसी भी तफ्तीश करे, उनको पता सच होता है कि इसके पीछे कौन है और इसका फ़ायदा किसको हो रहा है। तो उन्होंने यही किया होगा। तो उसके बाद फिर होता ये है कि जब शूटर, कत्ल करने वाला, जो आला कत्ल कि भी हाँ किसने भेजा था, तो फिर ये एतराफ़ जब शूटर करता है, तो फिर उसके बाद ये ज़ुबानी कलामी जब पुलिस थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करती है ना, तो उस वक्त हाथी भी कहता है कि मैं हिरन हूँ, और हिरन भी कहता है कि मैं हाथी हूँ। और उस बयान की जो पुलिस की कस्टडी में बयान दिया जाता है, फिर उसकी अदालत में कोई वैल्यू नहीं होती है। जो बयान वो अदालत में जज साहब के सामने बयान देगा, उसको वैलिड माना जाता है, उसको तस्लीम किया जाता है। फिर उसके बाद जब ये चीज़ें साबित कैसे करनी होती हैं, देखें जी, सीडीआर किसको कहते हैं कि मोबाइल का डाटा, कॉल कि डाटा आपने रिकॉर्ड। कॉल डाटा जो है वो निकालना है। किस वक्त कत्ल हुआ, उसकी टाइमिंग नोट होगी कि 10:15 पे कत्ल की वारदात हुई है, और 10:10 पे इन दोनों का, शूटर्स का किसके साथ रब्ता था, और ये कब से ये दोनों इकट्ठे थे। ज़ाहिर है कत्ल करने के लिए अचानक ट्रैवल नहीं हिस्ट्री होता। भी मिली है। शूटर्स जो हैं दुबई में फ़र्रुख खोखर के पास भी गए, जो तफ्तीश में सामने आए। तफ्तीश में चीज़ें ये फिर सामने आती है ना। फिर उसके बाद ये जो शूटर हैं, इन्होंने कोई रैकी की होती है ना। बाज़ दफ़ा ये होता है कि रैकी तीसरा बंदा करता है, और जो शूटर हैं वो कत्ल करने के लिए, वारदात करने के लिए, जो लाहौर में तफ्तीश आम होती है, जो हमारे सामने भी होती है, हमें पता भी चलता है। फिर अब उसमें साबित करना शवाहिद की रोशनी में है कि आप 109 में किसी बंदे को चालान कर रहे हैं, तो आप साबित करेंगे ना कॉल डाटा कि जी ये इसने रिकॉर्ड हमारे पास आया, इसने इतने बजे कॉल की, इतने बजे कॉल की। फिर वो फरार होने के बाद कहाँ पे गए, कत्ल करने के बाद, वारदात के बाद वो कहाँ पे गए, और फिर किसको कॉल की, किसने पनाह दी। किसने पनाह दी, कहाँ पे रहे, असला कहाँ से आया। शेख साहब, सारी बातें ठीक हैं, 109 में नाम भी आ गया, लेकिन मासी के अंदर अगर हम देखें, जितना पुलिस पे इन लोगों का इन्फ्लुएंस था, ताजी खोखर का, फ़र्रुख खोखर का, इस बार ऐसा क्या हुआ? क्या मुखालिफ जो थे वो ज़्यादा तगड़े थे कि इस बार सज़ा हो गई? अली इस दफ़ा जो लगता है कि मेरिट हो गया है, अच्छा। कि मैंने आपको बताया कि पुलिस को पता सब कुछ होता है। पुलिस को पता सब कुछ होता है कि क्या हुआ। रज़ा डार केस का इतने पर्दे डालने की पुलिस ने कोशिश की, लेकिन पुलिस को पता है
कि वो यासिर शामी की खबर के बाद ही उन्होंने होश के नाखून लिए कि हमारा तो जो कहानी बनाई हुई थी वो तो फेल हो गई, कि उन्होंने कहा जी हमने लड़कियों को बाजियाब करवाया, ये किया। तो लगता है कि इसमें फिर मेरिट हो गया कि 2022 और ये 26 कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। 4 साल में तो ज़ाहिर है तफ्तीश भी हुई, फिर ट्रायल भी चला, बीच में ज़मानतें भी हुई होंगी, 100 मामलात हुए होंगे। तो 4 साल के बाद कम से कम अदालत ने फ़ैसला तो सुना दिया। ये अलग बात है, आने वाले वक्त में पता चलेगा कि किसने फ़ैसला सही किया, किसका फ़ैसले में कोई नरमी रह गई और बड़ी अदालत ने कौन सा फ़ैसला कर दिया, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फ़ारूक खोकर जो हैं उनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है? क्योंकि हमने पहले भी देखे, एक आईजी जेल खाना जा शाही सलीम मिर्ज़ा बेग साहब जो हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि उन्होंने जेल के अंदर, अडियाला के अंदर देखा हुआ है, ताजी खोकर भी थे और फ़ारूक खोकर भी थे, और कहते हैं कि जेल के अंदर ये बड़े अच्छे तरीके से लोगों से बात करते हैं, बड़े अच्छे से रहते हैं, जो जेल के रूल्स हैं उनको बड़ा फॉलो करते हैं। और इन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि इन्होंने अडियाला जेल के अंदर जो कैदी हैं, जेल के लिए काफ़ी काम किया हुआ है। जेल आप कभी गए? अल्लाह ना करे। तो जितने भी बड़े बड़े नाम जेल में रहे हैं ना, तो कोई वहाँ पे कंबल भिजवा रहा है, कोई वहाँ पे एयर कूलर लगवा रहा है, कोई वहाँ पे जो जेल में रह के आया होता है ना, उसे पता चलता है कि फ़लाँ लोगों को ज़रूरत है, ज़रूरत किस हमदर्दी चीज़ हो की जाती है। हमदर्दी हो जाती है। तो इसलिए ज़ाहिर है वो जेल में रहे हैं, तो उनको उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी में जो कमी है उनका पता होगा, तो इसलिए वो करते रहते हैं। आप भी कई देखें ना, वो किसका फ़िक्रा मशहूर हुआ था कि वो कपड़े इस्त्री करने हों तो वहाँ पे इस तरह से करना पड़ता था। ये तो फ्राई पैन वाला फ्राई हुआ पैन था। का करना पड़ता है। तो सहूलतें तो ज़ाहिर है इंसानी हकूक़ जो हैं, और ख़ासकर ये जो बड़े लोग जो पॉलिटिकल होते हैं, जिनको बी क्लास या ए क्लास जो दी जाती है, दर्जे जो अंदर होते हैं, अब तो बेटर क्लास हो गया है, ए क्लास और बी क्लास ख़त्म हो गया है। ख़त्म हो गई है। तो अब लेकिन उस वक्त तो मेरा ख्याल ए बी ही थी, अब शायद डायरेक्ट ही उसका दर्जा बढ़ गया। अब देखें कि जो लोग जेल में रहे हों उनको पता होता है और वहाँ पे वो चीज़ें भिजवाते हैं। ऐसा नहीं है कि तमाम लोग ही जो जेल में रहे हैं, और भी बहुत सारी ऐसी अल्लाह की नेक हस्तियाँ हैं जो जेल में कैदियों के लिए कोई ऐसा दिन होता है, ईद का दिन हो या कुछ ऐसे त्यौहार हो, तो चीज़ें खाने पीने की भिजवाते रहते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है कैदी चाहे वो अपने ही किए हुए की सज़ा अंदर भुगत रहे होते हैं, या लेकिन वो फिर भी होते तो कैदी है ना, तो उनके लिए वो करते हैं। तो अब देखें इनका रिकॉर्ड तो है। अब आपने उनकी ज़िक्र किया जो रहे हैं आईजी जेल खाना जात, तो उनको उनसे बेहतर कौन ये बता सकता है कि अंदर ये किसी के साथ कैसे। कभी आपने किसी ऐसे बड़े नामवर गैंगस्टर का सुना है कि उसने बाहर खड़े हुए किसी चौकीदार को चपेड़े मार दी हों? नहीं। ये सबके साथ सर और भाईजान करके पेश आते हैं। जब भी करते हैं उसकी जान ही लेते हैं। ये इनका एक स्टाइल होता है ना। देखें, बड़ा छोटा पहलवान जब बड़े पहलवान को पड़ता है ना, तो वो फिर उसका नाम उससे बड़ा होता है। तो ये मेरा ख्याल है कि इस बात पे हम ये समझें, ये सिर्फ फ़ारूक इम्तियाज़ या खोखर बरादरी का मैं ज़िक्र नहीं कर रहा, कोई भी हो जो जेलों में जाना और हथकड़ियाँ लगना और उन पे कत्ल के मुकदमात होना या उनके किसी ना किसी जुर्म में उनको गिरफ़्तार होना, तो ये सिर्फ इस बात की सनत नहीं होते हैं कि ये जब बात करते हैं तो इनके मुंह से आग निकलती है या ये तीर बरसाते हैं। ऐसा नहीं होता। ये कहते हैं बाऊजी साहब जी, क्या हाल है सर, ठीक हो? कभी भी किसी से बदतमीज़ी नहीं करते। लेकिन जब इनकी कोई वारदात पता चलती है तो फिर ये किसी की जान ही लेते हैं। किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का बाप, उसी को ही मारते हैं। मैं फ़रहत अब्बास काज़मी साहब जो साबिक एसएसपी ऑपरेशंस हैं उनसे बात कर रहा था। उन्होंने शो के अंदर मुझे बताया कि 2012 या 13 में ये कचहरी में पेश होते हैं, और जैसे आज के दौर में सीसीडी छुड़वाने आ जाती है ना, उसी टाइम पे इनके जो साथी थे छुड़वाने आ गए थे और फिर ये वहाँ से निकल गए थे। लेकिन 3 दिन बाद इन्होंने फिर सरेंडर कर दिया था। फ़रहत अब्बास साहब जो हैं, अब अपने ओहदे पर नहीं है, रिटायर्ड हो गए। ये बात जो है ना मुझे नहीं हज़म होती। अच्छा, कभी भी साथी छुड़वाने नहीं आए। ये किसी इंग्लिश फिल्म का सीन है या किसी इंडियन फिल्म का सीन है कि साथी छुड़वाने? ऐसा नहीं पुलिस खुद होता। ही छोड़ देती है। देखें,
कहीं ना कहीं अब रावलपिंडी में इतने लोग, इतने वो कैदी भागे आंखों में मिर्चें डाल के, तो वो कौन से साथी आए थे? हालांकि उसकी पादाश में एक एसपी और डीएसपी, गारदार और बहुत सारा अमला मुअत्तल भी हुआ। इवन के सीपीओ जो सबसे वहाँ पे तस्वुर किए जाते थे ताकतवर, वो भी चेंज हो गए। अब तो वहाँ पे हसन मुश्ताक सुखेरा साहब अब सीपीओ लग गए हैं, भले आदमी हैं, लाहौर में भी रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि रावलपिंडी हो या लाहौर हो, पंजाब का कोई भी इलाका हो, आप ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ कि अदालत में साथी आए और उसको छुड़ा के ले जाए? हमेशा ये होता है कि साथी असला लेकर कैसे हाता अदालत में दाखिल होते हैं और कत्ल की वारदात करते हैं, तो चले जाते हैं, भाग जाते हैं, कत्ल की वारदात। कभी आपने अदालत में कत्ल होते हुए देखा है? नहीं। हाँ, मैंने वैसे बाहर भी कहीं नहीं देखा। नहीं, वो तो मैंने भी नहीं देखा और अल्लाह ना ही किसी को दिखाए। कवर करते रहे, स्टोरियाँ कवर करते रहे। लाहौर की अदालत में, सेशन कोर्ट में कुछ अर्सा पहले एक नौजवान जिसकी उम्र 18-20 साल थी, उसका भाई यूके बेस था और इस्लामपुरा पुलिस स्टेशन लगता है सेशन कोर्ट में, वो अपनी पेशी पे आता है। 18-20 साल, 22 साल का होगा मैक्सिमम। उसको एक शख्स गोलियां मारता है और गोलियां मार के कत्ल करके भाग जाता है। 18-20 साल के बच्चे को? जी, वो भी एक कत्ल के केस में अपनी तारीख में आता है, उसकी डेट होती है, बदले में मार दिया, बदले में उसको मार दिया जाता है। फौरी तौर पे अदालतों में ऐसे सिक्योरिटी हो जाती है, ऐसे सारे चांद तारों वाले जो अफसरान हैं वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं कि जी सिक्योरिटी ये कर दें, वो कर दें, यहाँ पे चिड़िया पर नहीं मार सकती। फिर क्या होता है, 15 दिन, 20 दिन, रूटीन में मामला, रूटीन में मामला आ जाते हैं। फिर वहीं पे बैठा हुआ ताजा हवलदार जो है वो कोई शरबत पी रहा होगा, वही अल्लाह रखा टिकटॉक देख रहा होगा मोबाइल पे, और इनके सर पे अपने आप को शाबाश दिलवाने वाले अफसरान जो हैं वो ठंडे कमरों में बैठे इस बात का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अल्लाह ना करे फिर कभी कोई ऐसा वाक़या हो तो फिर वो कह देंगे जी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई और ये कर दिया। और कभी कभार वहाँ पे ऐसा भी होता रहा है कि वेपन पकड़े भी गए हैं। वो अब डीएसपी हो गए मुबशर, उसका गालबन नाम मैं भूल रहा हूँ अगर, तो वो उन्होंने पकड़ा भी है कि जी किसी ने पिस्टल लगाया हुआ तो वो अंदर ले जाने की कोशिश की, लेकिन पिस्टल वही पकड़ा जाता है जो गलती से अंदर जा रहा हो, लेकिन जिस पिस्टल ने अंदर चलना होता है वो कभी नहीं पकड़ा गया। तो मेरा ये ख्याल है कि वहाँ पे अगर आप फ़र्क इम्तियाज़ खोकर के वहाँ पे भागने का कोई ये कर रहे हैं तो ये फिर उसके अकेले के मुलविस या अकेले भागने की कोशिश नहीं हो सकती, पूरा सिस्टम साथ हो सकता है। क्योंकि आज तक ये मैंने सुना है, ये जो अदालतों के जो कैदी थे वो भागे, देखे मिर्चें उनके पास कैसे आई। बख्शी खाना एक जगह होती है जो अब कोर्ट के अंदर, वहाँ पे जानवरों की तरह कैदियों को, आम कैदियों को वहाँ पे धकेल दिया जाता है। वहाँ पे वो फ़ोन पे बात भी कर रहे होते हैं, उन पुलिस एहलकार चंद पैसों की खातर उनकी बातें भी करवा रहे होते हैं, उनकी फैमिलियाँ खाने भी बना के लाते हैं, उनको खाना भी खाने की सहूलत मिलती है और मंशियात भी दे देते हैं। मंशियात भी मिल जाती है, मंशियात तो खैर जेल के अंदर भी मिल जाती है। तो उन्होंने ये इल्ज़ाम जो है वो लगाया जाता है कि जी वहाँ पे जो ज़्यादा देर रुके, जो कैदी या हवालाती होते हैं, कैदी तो खैर नहीं होते, हवालाती जितने भी वहाँ पे आते हैं जिनका ट्रायल चल रहा था, वो ज़्यादा देर रुकने के लिए भी कुछ ना कुछ उनको कीमत अदा करनी पड़ती है। तो इसलिए ये सिस्टम का एक सबसे बड़ा अलमिया है हमारे। और जिस जगह पे पुलिस इन्वॉल्व हो या पुलिस शामिल हो, तमाम नहीं, किसी भी शोबे में ना तमाम लोग अच्छे होते हैं ना ही बुरे होते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि सिस्टम में जितना पुलिस डिपार्टमेंट है वो ऐसे ही होगा। अब आप देखें जुडिशरी में जो अपना ये जो कैदियों को लाने जाने के लिए उसको कहा जाता है जुडिशल विंग, उसमें कौन लोग हैं, कितने बरसों से उसमें काम कर रहे हैं, कितने सालों से वहाँ पे लगे हुए हैं, वो कहीं और जगह पे नौकरी नहीं करना चाहते और 10 साल से उनकी तैनाती वहीं पे होती है। वहाँ पे मेरिट नहीं याद आता उन
अफसरान को जो तकर्रो तबादलों के ऊपर बड़ा फोकस करते हैं कि हम मेरिट पे करते हैं, बेशुमार लोग हैं ऐसे जो कई सालों से ला रहे हैं कैदियों को, छोड़ रहे हैं कैदियों को। सुबह सवेरे उठना पड़ता है उस ड्यूटी के लिए, क्योंकि 8 बजे अदालतें लग जाती हैं, तो कैदियों को ले जाना फिर वापस छोड़ना, ये भी एक ऐसा है। तो मेरा ख्याल है कि अगर फ़र्रुख इम्तियाज़ खोकर का ये कोई अदालत से भागने का या कोई यहाँ से गोलियां चलने का मामला ज़रूर हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में भी वो ख़राबी या इन्वॉल्वमेंट उसकी ज़रूर होगी। लास्ट सवाल मेरा आपसे, फ़र्रुख होकर के जो वकील हैं उनका मौक़िफ़ आया है कि मेरा मौकल जो है वो तो बेगुनाह है। आपको लगता है कि आने वाले हफ़्ते 2 हफ़्ते या महीने 2 महीने के अंदर फ़र्रुख होकर जो हैं वो बाहर आ जाएंगे? नहीं, इसमें अभी तो ज़ाहिर है उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, ठीक है ना। गिरफ़्तार करके उनको वो गिरफ़्तारी की वीडियो भी आपने देखी होगी। बिल्कुल। गिरफ़्तार उनको कर लिया गया, फिर अदालत का तफसीली फ़ैसला वो एक जारी होता है। ज़ाहिर है वो उसमें कुछ टाइम लगता है, 1 दिन 2 दिन, लेकिन फ़ैसला सुना दिया गया। फिर अपील होगी। फिर अपील के लिए ज़ाहिर है अपील में फ़ैसले के अगेंस्ट जाना है ना, उस फ़ैसले के आपने एक जो है वो छोटी अदालत है और एक बड़ी अदालत है, ठीक है ना, उसके फ़ैसले के आपने ख़िलाफ़ जाना है। उसमें से वकला जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ज़ाहिर है वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है और उस मौक़िफ़ को लेकर वो किसी न किसी बड़े फोरम पे जाएंगे, तो अब उसमें टाइम लगेगा। और ये नहीं होगा कि आज उन्होंने अपील दायर कर दिया तो अगले घंटे में उनको जो है वो बुला लिया जाएगा। ज़ाहिर है अपील लगेगी, फिर वो मार्क होगी कौन से कोर्ट में किन जज साहब के पास जानी है, फिर वो उसका रिव्यू होगा, उसमें कोई कागज़ की कमी रह जाती है, कोई चीज़ कम है वो रिजेक्ट हो जाती है, फिर वो दोबारा सारे कागज़ात का पेट जो है वो कागज़ात के साथ पेट भरना पड़ता है अदालतों में, जो एक सिस्टम है, कानून है उसके मुताबिक। तो फिर अपील लगेगी, अपील में ज़ाहिर है सुना जाएगा। तो अगर उसमें कोई चीज़ वकला ने उनके ऑथेंटिक बात, कोई ऐसी मुस्तनद चीज़ निकाल ली, कोई रेफरेंस दे दिया, ज़ाहिर है फ़ैसलों अदालती फ़ैसलों की बुनियाद पर ही अपीलें की जाती हैं ना, तो फिर ये मुमकिन है कि वो इस इल्ज़ाम से जो है वो ज़मानत पर बाहर आ जाए, फिर केस चलता रहे, सज़ा ख़त्म हो जाए। सज़ा ख़त्म हो जाए। सज़ा तो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन यह है कि ज़मानत पे उनको रहा किया जा सकता है और फिर वो अदालतों का जो केस है वो ट्रायल करते रहेंगे। तो ये भी हो सकता है कि इस केस को रिजेक्ट भी कर दिया जाए, ये भी हो सकता है। देखिए 2 चीज़ें हैं कि अगर ये सेशन कोर्ट का फ़ैसला है तो फिर ये हाई कोर्ट जाएगा, अगर हाई कोर्ट से रिजेक्ट होता है तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो अब ये इसमें टाइम लगेगा, इसमें चंद हफ्तों में, चंद महीनों में ये फ़ैसला नहीं होना। इस केस में तो एक बासर शख्स था जिसको सज़ा हो गई, उम्र कैद हो गई, लेकिन ओवरऑल आप देख लें कि पंजाब में या पाकिस्तान में जो हमारा सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम, उसमें मेरिट हो रहा है। देखें 100% मेरिट हो रहा है। देखें हमारी अदालतों से जो लोग तवक्कुआत करते हैं ना, उसमें सबसे बुनियादी वजह यह है कि पुलिस की तफ्तीश, पुलिस ने प्रोवाइड करना है अदालतों में हर उस चीज़ को जिसकी बुनियाद पर उन मुल्ज़मान को सज़ा मिलनी है। और हमारे बदकिस्मती से हमारे साथ एक इतना बड़ा अलमिया है जिसका इसके ऊपर किसी की तवज्जो नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि इस पे कम से कम पंजाब की सतह पे चीफ मिनिस्टर साहिबा इस पे ज़रूर फोकस करे कि जिस बंदे को सज़ा देनी है ना, उसको कहते हैं इसको इन्वेस्टिगेशन विंग में भेज दें। इन्वेस्टिगेशन विंग कौन सा है? जिसने किसी के मुस्तकबिल का फैसला करना है। किसी के बाप को कत्ल किया गया है, किसी के भाई को कत्ल किया गया है, किसी के बेटे को कत्ल किया गया है। इन्वेस्टिगेशन कौन ऑफिसर कर रहा है? जिसको ऑपरेशन विंग से या किसी और विंग से सजा के तौर पर इन्वेस्टिगेशन विंग में भेजा गया है। सज़ा के तौर पे क्यों भेजते हैं? क्या इतना बोरिंग काम है या दिहाड़ी नहीं लगती? मुफादात कम नज़र आते हैं माली तौर पे। तो खैर इन्वेस्टिगेशन का भी खुदा ही जो है वो निगहबान। रौब ज़्यादा है या काम में ऑपरेशन की निस्बत? ऑपरेशन का रौब ज़्यादा है। ऑपरेशन पुलिस ने पर्चा देना है, पर्चा रोकना है, पर्चा नहीं देना है, रेड करनी है। और जिसके मर्जी घर में घुस जाना है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन को
उस केस के गिर्द रहना है, उसकी एक बाउंड्री है, उसमें मेहनत करनी है। अगर आपने इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि काम करना पड़ता है कि ऑपरेशन पुलिस ने ये कत्ल हुआ, उन्होंने लिखा, FIR दी, लो जी इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर। लेकिन ऑपरेशन विंग ने क्राइम को कम भी तो करना है, क्राइम को होने से रोकना भी तो है। नहीं, वो तो अगर कम आपने करना है, काम अगर आपने करना है तो फिर आपको सबसे पहले तो फिर ऑपरेशन के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। चले आप उसके ऊपर अभी तवज्जो नहीं दे रहे, चाहे कोई भी वजह है, हम उससे आपको बरीउ ज़िम्मा कर देते हैं कि कोई भी वजह है कि आप ऑपरेशन विंग को नहीं देख सकते हैं, आपकी हमदर्दियाँ हो सकती हैं ऑपरेशन विंग के साथ, लेकिन कम से कम उन लोगों को जो इंसाफ फराहम करने वाला विंग है, इन्वेस्टिगेशन विंग, उसके ऊपर तो तवज्जो देने की ज़रूरत है ना। आप ये देखें कि अगर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ना हो, CCD डिपार्टमेंट ना हो, तो मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इन कपड़ों में जो आपने पहने हुए हैं, जेब तन किए हुए हैं, इसमें आप अपना आईफोन लेकर शायद घर तक नहीं जा सकते, जो हालात हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने उनके भी हाथ बांधने हैं, क्योंकि पुलिस अपना काम तो कर नहीं रही है, पुलिस इस वक्त ये कर रही है कि साजिश कर रही है, प्लानिंग कर रही है कि कौन से विंग को नीचा दिखाना है, कौन से विंग की कारकर्दगी ऊपर हो रही है, उसके ऊपर किसने हावी पुलिस होना को है। क्या ज़रूरत है? अपने लिए देखें, ऑपरेशन विंग अगर काम अच्छा करेगी तो उनकी जयकार होनी चाहिए, उनकी जय जय होनी चाहिए। और अगर उनकी जिम्मेदारियां CCD निभाएगी तो फिर जे तो CCD की होगी। तो फिर काम तो आप कर नहीं पा रहे हैं, कारकर्दगी तो आपकी सिफर है, तो फिर आप साजिश तो करने में नंबर 1 है, तो आप साजिश करेंगे। फिर आप मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को साथ मिला लेंगे, मुख्तलिफ़ जो है वो तौर तरीके इस्तेमाल करेंगे। कहीं पे आपका बहुत ज़्यादा जो है वो ताल्लुक़ है किसी ऑफिसर के साथ, तो उसको लाहौर में इस वक्त बड़ी बदकिस्मती के साथ, मुझे अपने लाहौर शहर से बड़ी मोहब्बत है, क्योंकि मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, मैं शहर का रहने वाला हूँ। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि जब लाहौर शहर में मुझे ये सुनने को मिलता है कि लाहौर पुलिस आपस में पार्टी हुई है। कहते हैं ना, हर एक ने एक ईंट की मस्जिद बनाई हुई है, एक ईंट की मस्जिद बनाई हुई है। मुझे लगता है कि हर विंग ने अपनी अपनी एक लॉबी बनाई हुई है। दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट एंड तक देखने का आपका बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि आपके लिए मैं यूनिक और इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाता रहूँ। अगर आपके पास भी कोई सजेशन है, कोई स्टोरी आप देखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमें लास्ट में बताइएगा। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करें, हमें मोटिवेट करें, हमें अपना प्यार दें।